कल हमने पढ़ा था E और V में संबंध, यानी विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध। ये फार्मूला आया था E बराबर V प्लस आई आर। इसके कुछ अनुप्रयोग, कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये सूत्र तब लगता है जब आप सेल से धारा ले रहे हो। अगर आप उसको चार्ज कर रहे हो, यानी उसको आवेशित कर रहे हो, तो उस कंडीशन में यह फार्मूला इस रूप में हो जाता है V बराबर E प्लस आई आर। यानी जब आप उससे धारा ले रहे होते हैं तो विद्युत वाहक बल बड़ा होता है विभवांतर से, और जब आप उसको चार्ज कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में जो विभवांतर होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से अधिक होता है। इसमें कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं। यहां से देखें, अगर आप R का मान निकालें तो R बराबर क्या आएगा, E माइनस V बाई आई। हमने पढ़ा है I बराबर V बाई R, ये पढ़ा है। अगर ये वैल्यू ला करके रखते हैं तो क्या आएगा, I बराबर E माइनस V, इसको लिखेंगे V बाई R। R कहां चला जाएगा ऊपर, तो आएगा E माइनस V बाई V, बाहर क्या आएगा R। या ऐसे लिख सकते हैं इसको E बाई V माइनस V बाई V का मतलब हो जाएगा 1 इंटू R। एक फार्मूला ये आ गया। पुनः देखें, इस समीकरण से अगर इसको हम 1 मान लें, इस समीकरण से एक और फार्मूला निकल सकता है। क्या निकलेगा, देखें, इस समीकरण में जहां पर V है, V बराबर क्या रख दें, I इंटू कैपिटल R। तो अगर हम V बराबर I इंटू कैपिटल R रखेंगे तो क्या आएगा, देखें, E बराबर V के स्थान पर रखना है I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, I स्मॉल r, I कॉमन हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, या I बराबर होगा E बटे R प्लस स्मॉल r। एक फार्मूला हमको ये प्राप्त हुआ। अब देखें, इसी पर और कुछ फार्मूले देख सकते हैं। अगर आप धारा न ले रहे हो, परिपथ में धारा प्रवाहित ना हो रही हो, तो उस कंडीशन में I बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। कब, जब परिपथ में धारा ना बह रही हो तो स्मॉल I बराबर शून्य होगा। जब स्मॉल I बराबर शून्य होगा तो E बराबर क्या आ जाएगा, V। यानी ये कंडीशन तब आती है जब आप धारा प्रवाहित ना कर रहे हो, यानी स्विच ऑन ना हो। तो उस कंडीशन में जो विद्युत वाहक बल है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। फिर देखें, अगर मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया हो, लघु पथित। शॉर्ट सर्किट का मतलब यह होता है जैसे कोई सर्किट है, इसको जोड़ने से पहले दोनों आपस में टच हो जाए, जो दोनों तार गए हैं आपस में अगर टच हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। हिंदी में बोलते हैं लघु पथित। अगर लघु पथित हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कैपिटल R का मान शून्य हो जाएगा। और जब R शून्य हो जाएगा तो देखें V का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि V बराबर होता है I इंटू R। तो अगर R शून्य होगा तो R शून्य, तो इसका मतलब V बराबर क्या होगा, शून्य। जब V शून्य हो जाएगा तो इस फार्मूले से देखें, यहां पर E बराबर क्या होगा, शून्य प्लस स्मॉल I स्मॉल r यानी IR, या I बराबर होगा E बटे R। यानी शॉर्ट सर्किट की अवस्था में जो धारा होगी वो धारा I बराबर क्या होगी, E बटे स्मॉल r होगी, और ये धारा मैक्सिमम होगी यानी I मैक्सिमम। तो इतनी प्रबल धारा बहती है। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो धारा का मान देखें E बटे स्मॉल r, स्मॉल r का मान बहुत कम होगा,
तो उस कंडीशन में धारा बहुत अधिक हो जाएगी, और जब धारा बहुत अधिक हो जाएगी तो इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, क्योंकि उत्पन्न ऊष्मा H बराबर होता है I² RT। तो I का मान बहुत अधिक होने के कारण इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी कि जो तार है, जो संयोजक तार है, वो जलने लगेगा। उसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। आप प्राय सुनते होंगे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से घरों में आग लग जाती है, तो इसी कारण ये होता है। तीसरी बात, अगर हमें यह निकालना हो कि सेल द्वारा प्रतिरोध को कितनी शक्ति स्थानांतरित की गई, सेल द्वारा प्रतिरोध को दी गई शक्ति, तो प्रतिरोध को दी गई शक्ति बराबर होगी P बराबर I²R। I का मान कितना होता है, E/R+R। तो I का मान अगर आप रखें तो हो जाएगा E/R+r का होल स्क्वायर इंटू R। ये P बराबर आया। अगर हमें P मैक्सिमम निकालना हो कि अधिकतम कितनी शक्ति का स्थानांतरण हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होता है। अगर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो तो उस समय जो दी गई शक्ति है वो मैक्सिमम होगी। तो क्या हो जाएगा देखें, तो P मैक्सिमम होगा, और P मैक्सिमम आएगा कितना, देखें यहां से E, यहां पर हम कैपिटल R के स्थान पर क्या रखेंगे, स्मॉल r प्लस स्मॉल r, 2 स्मॉल r का होल स्क्वायर, यानी 4 स्मॉल r स्क्वायर, और यहां पर देखें 4r² हो जाएगा। यहां भी कैपिटल R को क्या लिखना है, स्मॉल r, तो यह जाएगा E/4, एक r कट जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा, स्मॉल r। ये P मैक्सिमम होगा, यानी प्रतिरोध को स्थानांतरित शक्ति का जो मैक्सिमम मान आएगा वो कितना होगा, E/4 स्मॉल r। अब देखिए, अगर हमको ये निकालना है कि सेल की दक्षता कितनी है, उसकी इफिशियंसी कितनी है, तो सेल की दक्षता बराबर होती है, इसको जानें, दक्षता इफिशियंसी, दक्षता बराबर होता है प्रतिरोध को दी गई शक्ति, ये दक्षता बराबर होता है, दक्षता ईटा से इसको व्यक्त करते हैं, प्रतिरोध को दी गई शक्ति बटे परिपथ को, यानी सर्किट को दी गई शक्ति। ये बराबर क्या आएगा, प्रतिरोध को दी गई शक्ति कितनी होती है, I²R, ये, और परिपथ को दी गई शक्ति कितनी होगी, I² रहेगा ही, क्योंकि पूरे परिपथ में एक ही धारा बह रही है, और पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध प्लस स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध। तो यहां से I² कट जाएगा, आएगा R बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये हो गया सेल की दक्षता। अब इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम देखें, वैद्युत परिपथ संबंधी इलेक्ट्रिक सर्किट के संबंध में किरचॉफ ने 2 नियम निकाले, एक है प्रथम नियम, एक है द्वितीय नियम। जो प्रथम नियम है उसको हम संधि का नियम, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। संधि माने जोड़, जंक्शन लॉ भी इसको कहते हैं। तो आज हम पहले प्रथम नियम को देखेंगे कि प्रथम नियम क्या है। किरचॉफ का प्रथम नियम इस तरह से परिभाषित है कि किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग
शून्य होता है। इसको समझें, ये परिभाषा से समझ में नहीं आएगा, पहले समझें है क्या ये। मान लो किसी पॉइंट पर दो धाराएं आ रही हैं, एक I1 आ रहा है, एक मान लो I2 आ रहा है। मान लो यहां से तीन धाराएं जा रही हैं, I3 जा रही है, I4 जा रहा है, I5 जा रहा है। जो धाराएं आती हैं उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, धनात्मक मानते हैं, और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उसको हम नेगेटिव लेते हैं। जैसे देखें, इस संधि पर, इस जोड़ पर, इस जंक्शन पर दो धाराएं आ रही हैं। कौन कौन आ रहा है? एक I1 आ रहा है, एक I2 आ रहा है। तो चूंकि I1 I2 आ रहा है, इसलिए हम I1 और I2 को पॉजिटिव मानेंगे। और देखिए तीन धाराएं जा रही हैं, एक I3, एक I4, एक I5। तो चूंकि ये तीनों जा रही हैं, इसलिए इन तीनों को हम नेगेटिव लेंगे। तो नियम ये कहता है कि किसी भी संधि पर, किसी भी जंक्शन पर समस्त धाराओं का, जितने भी करंट्स हैं, सबका बीजगणितीय योग यानी चिन्ह सहित उसको अगर जोड़ा जाए तो शून्य आएगा। देखिए कैसे, I1 धारा आ रही है, ये पॉजिटिव है, आने के कारण पॉजिटिव है। I2 भी आ रही है, ये भी पॉजिटिव है। I3 ये दूर जा रही है, इसका मतलब है ये माइनस में होगा। I3 ये भी जा रही है, माइनस I4 ये भी जा रही है, माइनस I5। ये क्या हो गया? समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, एल्जेब्रिक सम हुआ। इनका जोड़ कितना होगा? शून्य होगा। तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। इस नियम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखें, I1 प्लस I2, सारे माइनस वाले को उधर कर दो, ये उधर जाएगा तो क्या होगा? I3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखें, ये दोनों क्या हैं? ये इस जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग है, और ये क्या है? ये संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग है। तो देखें, संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इस नियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, ये आवेशों के संरक्षण को, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को व्यक्त करता है। कैसे देख सकते हैं इसको? अगर मान लो इस इक्वेशन में हम दोनों पक्षों में समय से यानी स्मॉल t से गुणा कर दें, तो अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखें, I1t प्लस I2t बराबर I3t प्लस I4t प्लस I5t। I इंटू टी इज इक्वल टू क्या होता है? Q। हमने पढ़ा है Q बराबर I इंटू टी। तो इसको हम कह सकते हैं Q1, इसको क्या कह सकते हैं? Q2, इसको कह सकते हैं Q3, इसको Q4, इसको क्या? Q5। तो इससे क्या प्रदर्शित होता है कि जितना आवेश आ रहा है, ये समस्त आने वाले आवेशों का योग है, ये दूर जाने वाले आवेशों का योग है। यानी जितना आवेश आ रहा है उतनी आवेश जा रहा है, यानी आवेश संरक्षित है, आवेश नष्ट नहीं हो रहा है, न उत्पन्न हो रहा है। जितना आवेश आ रहा है उतनी आवेश जा रहा है। तो इस प्रकार से ये आवेश के संरक्षण को प्रदर्शित करता है।
किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, जो सेकंड नियम है, उसको आप अगले वीडियो में देखेंगे।